हेलो बच्चों, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th की बिहाइव बुक का जो सेकंड चैप्टर है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। उसका ये सेकंड पार्ट है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर हमें ये बताता है कि शहनाई जो है वो कैसे डेवलप हुई, है ना। द चैप्टर टेल्स हाउ द शहनाई वॉज डेवलप्ड। ठीक है। और क्या बताता है, और हमें ये बताता है कि ये जो बिस्मिल्लाह खान है ना, बिस्मिल्लाह खान के लाइफ की जो है ये एक ब्रीफ स्टोरी है, यानी छोटी सी कहानी है। तो उनकी लाइफ के बारे में और शहनाई के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए चैप्टर हम लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residency, for it had a shrill unpleasant sound। सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास में पुंगी नाम का एक वाद्य यंत्र था, मतलब वाद्य यंत्र जिसको बजाते हैं उसको बोलते हैं वाद्य यंत्र। ठीक है। तो पुंगी नाम का एक वाद्य यंत्र था, उसको बजाने पर जो है पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था उसे। वो कहीं भी रॉयल रेजिडेंसी में नहीं बज सकता था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसकी आवाज़ जो कैसी थी, श्रिल थी, बड़ी तीखी थी, है ना, अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उनको क्या किया, उन्होंने बैंड कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये अब जो है यहाँ पर कभी भी नहीं बजेगा। ठीक है। अब पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर्स। अब ये पुंगी क्या है? पुंगी एक तरीके का वही बजाने वाला यंत्र था, इंस्ट्रूमेंट था बजाने वाला। और क्या था वो? जेनेरिक नेम था किसका? ये जो रीडेड मीन्स होता है सरकंडे, सरकंडे मीन्स लकड़ी होती है लंबी लंबी एक तरीके की। ठीक है। तो वो सरकंडे से बने हुए नॉइज मेकर थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, उसका ये नाम था। ठीक है। मतलब साझा नाम इस तरीके से कह सकते हैं कि उन सबको एक ही नाम दे दिया, नॉइज मेकर जो आवाज़ करते हैं उस तरीके के। ठीक है। आया समझ में? देखो यहाँ पर लिखा भी है, रीडेड क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट। ठीक है। फ्लूट के जैसे थे वो। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अ बार्बर, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड। अब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि ये जो है फिर से वापस आ जाएगी। क्या चीज़? ये जो पुंगी उन्होंने बैन की है वो फिर से वापस आ जाएगी, फिर से रिवाइव्ड हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था, है ना। आगे देखिए। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि एक बार्बर की फैमिली थी जो कैसे थे, प्रोफेशनल संगीतकार थे वो, है ना, पेशेवर संगीतकार थे, है ना। बार्बर से मतलब होता है बच्चों नाई जो होता है, हजाम जिसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि एक पेशेवर संगीतकार के परिवार का एक हजाम जिसकी पहुँच शाही महल तक थी। ठीक है। उसने क्या किया? उसने इस यंत्र की सुर ताल को सुधारने का निश्चय कर लिया। ठीक है। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। मतलब टोनल क्वालिटी वही तीखी सी आवाज़ थी ना, तो उसको सुरताल में लाके अच्छी सी आवाज़ बनाने की उसने कोशिश की। उसने सोचा कि अब इसको सुधारा जाए। ठीक है। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। अब उसने क्या किया? उसने एक
पाइप ली, ठीक है, जिसकी तने में एक कुदरती सुराख था, ठीक है, यानी नीचे से वो सुराख था, होलो था, वो कैसा खोखला उसने लिया, ठीक है, जो कैसी थी, जो पुंगी की अपेक्षा अधिक लंबी थी। ओके, नेचुरल होलो था, स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा अधिक मोटी और अधिक लंबी थी। अच्छा, आगे क्या हुआ देखिए, उसने बिल्कुल ऐसा लिया कि वो बन भी जाए और उसकी जो आवाज़ थी वो अच्छी भी हो जाए। चलिए, देन एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप व्हेन ही प्लेड ऑन इट। अब देखिए उसने क्या किया, वो जो पाइप था उसमें क्या कर दिए, 7 होल्स कर दिए, 7 क्या कर दिए, छेद कर दिए उसमें, है ना। अब क्या हुआ, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसके सुराखों में से कुछ को बंद करते और खोलते हुए इसे बजाया, देखो इसमें लिखा है ना, व्हेन ही प्लेड इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ को खोला और बंद किया, मतलब प्लेड किया, उसको बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। तो क्या हुआ, जब उसने उन सुराखों को खोला बंद करा इस तरीके से, तो उसमें से कैसी आवाज़ निकली, सॉफ्ट एंड मेलोडियस, तो कोमल और सुरीली आवाज़ उसमें से निकली, ठीक है। चलिए, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने जो है शाही परिवार के सामने इस यंत्र को बजाया, ठीक है, और क्या हुआ फिर, प्रत्येक उससे इम्प्रेस हो गया, ठीक है, हर कोई उससे प्रभावित हुआ, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था वो पुंगी से बहुत डिफरेंट था, तो उसे एक नया नाम देना पड़ा, ठीक है, उससे अलग था तो उसे एक नया नाम देना पड़ा। अब देखिए आगे क्या है, क्या हुआ, एज द स्टोरी गोज, अब ऐसी कहानी बताई जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो शाहज जो है, शाहज मतलब शाहों के सामने बजाया गया था उनके चैम्बर में, है ना, और किसने बजाया था, एक नाई ने बजाया था। तो क्या हो गया, फिर इन दोनों को मिला के, शाह और नाई, इसको मिला के उसका नाम शहनाई पड़ गया। क्लियर, समझ में आ गई। देखो यहाँ पर बताया हुआ है, पहले पुंगी ऐसी थी, फिर उन्होंने इस तरीके से बनाया उसको, शहनाई और पुंगी दोनों का इसमें देखो दिया हुआ है, समझ में आया। चलिए आगे चलें। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा, ऑस्पिशियस होता है शुभ, ठीक है, उसकी आवाज़ को शुभ माना जाने, लेकिन उतनी सुंदर लगती थी तो उसको अच्छा माना जाने लगा, ठीक है। चलिए, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और जब इसको शुभ माना जाने लगा तो इसी वजह से क्या हुआ, इसे अब भी मंदिरों में बजाया जाता है और उत्तर भारत के किसी भी विवाह समारोह में इसको जो है बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, ठीक है, आवश्यक अंग माना जाता है, ठीक है ना, इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। समझ में आ गया बात, है ना, क्लियर हुई नहीं हुई, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये मैं क्या समझा रही हूँ। देखो, ऑस्पिशियस का मतलब यहाँ शुभ है, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है आवश्यक माना जाने लगा, और कंपोनेंट हिस्सा। क्लियर, चलें आगे चलें। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब ये जो शहनाई थी, एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में शहनाई नौबत, नौबत इसको कहते हैं जो 9 वाद्य यंत्र जिसमें होंगे, है ना, उसका पूरा समूह होता है। तो ये क्या थी, शहनाई नौबत, यानी 9 वाद्य यंत्रों की जो ट्रेडिशनल समूह था, है ना, ग्रुप था, पारंपरिक समूह का एक अंग होती थी, ठीक है।
ट्रेडिशनल यानी 9 जो वाद्य यंत्र थे वो एक साथ बजाए जाते थे, उनमें से शहनाई भी एक हुआ करती थी। ठीक है, और ये कहाँ पर होता था? राज दरबार में होता था। ठीक है, रॉयल कोर्ट में मिलते थे, नौबत वहाँ पर होती थी, उसमें 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे। ठीक है, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स। अब अभी थोड़े समय से क्या हो रहा है कि इसे केवल मंदिरों और विवाहों में ही बजाया जाता है, केवल शादियों और मंदिरों में ही देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलिए। शहनाई की आवाज़ तो सबने सुनी होगी ना, कैसे बोलते हैं? पे 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 पे, इस तरीके का साउंड होता है उसमें। ठीक है, चलिए। द क्रेडिट फॉर bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो वाद्य यंत्र है, इसको जो है क्या करने का, इसको क्लासिकल स्तर पर लेके आने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है ना। क्लासिकल स्टेज पर लेके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही आए हैं इसको। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Damron in बिहार। अब उनके जीवन के बारे में अब बता रहे हैं इसमें। देखिए, ये बिस्मिल्लाह खान जो है जब 5 वर्ष के थे, एक 5 वर्ष के लड़के के रूप में बिहार में डुमरोआ नाम का एक प्राचीन जगह थी, रियासत थी। कहाँ पर थी? बिहार में। ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे? ये एक तालाब के समीप गिल्ली डंडा खेला करते थे। समीप मतलब पास में। ओके, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय अ लोकल महाराज। अब जहाँ वो जाते थे गिल्ली डंडा खेलने, वो कहाँ पर था? उसके पास में जो है बिहारी जी का मंदिर था, है ना। पास में ही एक बिहारी जी का मंदिर में भोजपुरी चैता गीत गाने के लिए ये रोज़ वहाँ जाते थे, यानी नियमित रूप से जाते थे। ठीक है, अब ये भोजपुरी चैता क्या है? भोजपुरी चैता एक लोकगीत का टाइप होता है बच्चों, है ना। तो वो भोजपुरी भाषा में गाया जाता है, चैता उसका नाम होता है, एक लोकगीत है। ठीक है, चलिए, तो वो ये वहाँ पर जाकर गाते थे। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो। हाँ, भोजपुरी चैता गाते थे। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता था, समाप्त हो जाता था, तो उसके बाद क्या हुआ था? उनको जो है 1.25 किलो वजन का एक लड्डू मिलता था, और वो लड्डू प्राइज के रूप में मिलता था उनको। ठीक है, और वो देता कौन था? वहाँ के जो भी लोकल महाराज थे वो इनको देते थे। ठीक है, चलिए। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। ये जो है 80 वर्ष पहले हुआ करता था। 80 years ago की बात है ये, जब वो छोटे थे तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, तथा और छोटे बालक ने भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय की थी। मतलब वो छोटा सा बच्चा जो गिल्ली डंडा खेला करता था, उसने कौन सा अवार्ड पा लिया? भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला उसे, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला। किनको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, चलिए। बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म जो है बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार फैमिली में हुआ था। ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार फैमिली से संबंध रखते थे। ठीक है, संबंध रखते से मतलब बिलोंग करते थे, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब इनके जो दादा थे, है ना, क्या नाम था इनके? जो दादा थे वो रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा की सभा में शहनाई नवाज था।
ठीक है, शहनाई नवाज मतलब वहाँ पर वो शहनाई बजाया करते थे भोजपुर के राजा के दरबार में। ठीक है, हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिता पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंचेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। देखो, पहले उनके पिता की बात हुई, अब उनके भी पिता पैगंबर बख्श और पिता की तरफ वाले, आप देखिए यहाँ पे लिखा है पैटर्नल एंचेस्टर्स, यानी पिता की तरफ वाले जितने भी उनके रिश्तेदार थे, चाचा और ताऊ जो भी होंगे, और भी उनके जो एंचेस्टर मीन्स पूर्वज जो भी थे, वो क्या करते थे, बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते थे, है ना। ग्रेट शहनाई प्लेयर यानी महान शहनाई वादक थे वो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये जो छोटे लड़के, किसकी बात हो रही है, छोटे लड़के, छोटा लड़का यानी ये जो बिस्मिल्लाह खान है, इनकी बात हो रही है। छोटे लड़के ने अपने जीवन में शुरू से ही संगीत की आदत डाल ली थी। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, अपने शुरुआती सालों में ही, मतलब वो छोटे थे तभी से संगीत की आदत उन्होंने डाल ली थी। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस बनारस, इन बनारस नाव वाराणसी, है ना। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उनको कहाँ पे लेके गई, मैटरनल अंकल मीन्स मामा के घर, है। मम्मी, पापा के पक्ष वालों को पैटर्नल बोलते हैं और मम्मी के पक्ष वालों को मैटरनल बोलते हैं। तो उनकी मम्मी कहाँ लेके गई उन्हें, उनके मैटरनल अंकल के घर लेके गई, यानी उनको मामा के घर लेके गई। ठीक है, कहाँ पे, बनारस, जिसको अब वाराणसी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान जो है, उनके मामू जो शहनाई का अभ्यास करते थे, उसे देखकर वो बहुत ही कैसे हुए, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित हुए, है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा होना वो सब कुछ। तो फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हुए। ठीक है, उनको वो देखते ही रह गए एकदम। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब जल्दी ही क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, है ना। अब उनके साथ वो कहाँ जाते थे, विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया। और जहाँ पर ये जो बख्श थे, इसके मामा थे, वो क्या थे, शहनाई बजाने के लिए एक एम्प्लॉय थे। वो शहनाई बजाने के लिए वहाँ पे नियुक्त किए गए थे, वहाँ जाके वो शहनाई बजाते थे। ठीक है, आगे चाहिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड। अब उनके जो मामा थे अली बख्श, वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों तक, कैप्टिवेटेड मतलब घंटों तक ऐसे ही बिल्कुल अपलक दृष्टि से उनको देखते रहते थे, यानी बिना कोई डिस्टर्ब किए वो उनको वहाँ पर शांति से सुनते रहते थे। ठीक है ना, मतलब ये है मोहित हो जाते थे एकदम, ये मतलब है यहाँ पर। वो उनको पता ही नहीं रहता था, बस सुनते ही रहते थे, सुनते ही रहते थे। ठीक है, आगे देखिए। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट द प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब क्या हुआ, जल्दी उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये शिक्षा लेना शुरू कर दिया अपने मामा से शहनाई की, और पूरे दिन भर क्या करते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। सारे दिन उनके साथ, मतलब वो सीखते थे और सारे दिन प्रैक्टिस करते थे। जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस वो करते थे उतनी अच्छे बनेंगे। तो वो सारा सारा दिन उसमें प्रैक्टिस में लगे रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा became the young apprentice's favorite hunt where he could practice the solitude। अब क्या होता था कि ये जो बहुत वर्षों तक वो करते रहे प्रैक्टिस, अब क्या हुआ, आने वाले अनेक वर्षों में बालाजी मंदिर, ठीक है, मंगला मैया का मंदिर, और क्या, गंगा नदी का किनारा, ठीक है, ये जो है इनके थे, ये जो थे बिस्मिल्लाह खान, उनका क्या था, ये
बहुत ही प्रिय जगह थी, जहाँ पर वो क्या करते थे, एकांत में बैठ के क्या किया करते थे, प्रैक्टिस करते थे, है ना। सॉलिट्यूड मतलब अकेले, बिल्कुल अकेले बैठकर वहाँ पर क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। द फॉलोइंग द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent races that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। अब गंगा की जो धारा थी, बहती हुई धारा जो थी, उसको क्या किया, उसने उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर दिया। काहे के लिए, उसको और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, उसका स्वयं एक गीत बनाने के लिए उनको प्रेरित किया। मतलब उसकी आवाज़, बहनी की आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। उसने क्या किया, उन्होंने वो शहनाई में भी एक और नया राग उन्होंने खोज लिया, है ना, नया राग बना लिया, जो कि कोई और नहीं बना सकता था, कोई और बजा ही नहीं सकता था। अब तक शहनाई को इन चीज़ों में कभी बनाया नहीं गया किसी ने, कोई मानता ही नहीं था कि शहनाई में ऐसा भी हो सकता है, और उन्होंने वो राग उसमें बजा दिए। ठीक है, शहनाई को मतलब इन सब चीज़ों से बाहर की चीज़ समझा जाता था कि कोई नहीं बजा सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के थे, बिस्मिल्लाह अकम्पेंड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह जो है अपने मामा के साथ इलाहाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस को हिंदी में कहेंगे संगीत गोष्ठी में गए। ठीक है, एट द एंड ऑफ हिज रेसिटेल, है ना, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेज। अब क्या हुआ, जब प्रेजेंटेशन हो गया तब उस्ताद फयाज खान ने छोटे लड़के को क्या किया, पैटेड, है ना, उनकी पीठ थपथपाई और क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब क्या हुआ, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ, है ना। तब क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खां को वहाँ पर एक बड़ा ब्रेक मिला, है ना, बहुत बड़ा अवसर मिला। क्या अवसर मिला उनको, बिग ब्रेक। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और क्या हो गया, जल्दी ही वो क्या हो गए, वहाँ पर रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए, यानी उनका प्रोग्राम जो है वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो पर अक्सर आया करता था। ठीक है, चलिए, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तब क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो वो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने राष्ट्र को शहनाई के साथ क्या किया, ग्रीट किया। ग्रीट किया मतलब उसका अभिनंदन किया, मतलब जो हमें आज़ादी मिली थी उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया अपनी शहनाई वादन से। कैसे किया उन्होंने, ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। अब देखिए उन्होंने कैसे दिया ये सम्मान, उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी में अपना दिल से ऑडियंस को क्या दिया, दिल से ऑडियंस के सामने अपनी सारी भावनाएं रख दी। मतलब इतना इस तरीके से उन्होंने बजाया, यानी जो भी उनको आता था वो सब सामने उड़ेल दिया। जिनमें अब श्रोता कौन कौन थे वहाँ पे, जिनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। ठीक है, जिन्होंने बाद में भाग्य से भेंट वाला अपना प्रसिद्ध भाषण भी दिया था। ठीक है, एक प्रसिद्ध भाषण है, एक स्पीच है उनकी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, वो भी उन्होंने वहाँ पर दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल
परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में दोनों जगह बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंस दी थी जो कि यादगार हैं, ठीक है, मेमोरेबल हैं, बहुत सारी ऐसी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him the priceless Persian carpets and other the souvenirs। ठीक है, अब जब वो वहाँ गए तो वो जो वहाँ के शाह थे वो उनसे इतने प्रभावित हो गए, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उनको क्या दिए, गिफ्ट दिए। और कैसे कैसे गिफ्ट दिए देखिए, मैंने बताया ना कि पहली विदेश यात्रा थी उनकी अफगानिस्तान की, तो राजा जहीर शाह ने इन म्यूजिशियन जो थे वो इतने प्रभावित हुए, इतने मोहित हो गए कि उन्होंने क्या दिया, उनको बहुत सारे उपहार दिए। और उसमें क्या था, अमूल्य, अमूल्य से मतलब प्राइसलेस है ना, एक कारपेट दिया और बहुत सारे क्या दिए, मॉन्यूमेंट भी दिए, जिसको हिंदी में अपन कहेंगे स्मृति चिन्ह भी दिए, है ना। अब आगे देखिए क्या होता है, उन्होंने बहुत सारा सामान दिया उनको, ठीक है। आगे चलिए, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। और ये जो किंग थे अफ़गानिस्तान के, वो ही अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां के संगीत से अट्रैक्टिव हुए थे, है ना, मतलब उनसे आकर्षित हुए थे या हम कहें प्रभावित हुए थे, वो अकेले ऐसे नहीं थे। और कौन था, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अब उसमें केवल वो ही नहीं थे, वो वहाँ के अफ़गानिस्तान के जो किंग थे वो ही नहीं थे, हमारे यहाँ के एक फिल्म निर्देशक भी थे विजय भट्ट, जिन्होंने एक फेस्टिवल में इनकी शहनाई सुनी और वो इतने प्रभावित हो गए कि उनने एक फ़िल्म इस जो शहनाई जो थी इस इंस्ट्रूमेंट के नाम से ही बना दी, और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन। दिल का खिलौना हाय टूट गया। अब उनकी इसमें एक कंपोजिशन थी पोइम में, जिसका नाम था, जिसमें बोल क्या थे उसके, दिल का खिलौना हाय टूट गया, ठीक है। आगे देखिए, टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर डेस्पेट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सैल्यूट वर्ल्ड। अब पूरे देश में इस इतनी हिट हुए ये पिक्चर, ये गाना, कि सभी रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, फिल्म जगत में इतनी सफलता के बाद भी क्या हुआ, इतनी सारी सफलता मिली, इतना सब कुछ हुआ, अब इसके बाद भी क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड ऑफ टू। केवल उनकी जो सफलता थी वो कैसी रह गई, केवल 2 बार तक ही सीमित रह गई, यानी उनने सिर्फ जो है 2 फिल्मों में ही अपना संगीत दे पाए, वो सिर्फ 2 बार ही ऐसा रहा। अब क्यों हुआ ऐसा, आगे और बता रहे हैं वो। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर सनाधि अपन्ना। अब एक तो यही थी गूंज उठी शहनाई इनकी, ठीक है, विजय भट्ट की, और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपना। ये 2 ही फिल्म तक इनकी जो सफलता थी वो रह गई, केवल ये 2 ही फिल्म थी, है ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा, क्या कहा, मैं फिल्मी संसार की आर्टिफिशियलिटी जो कृत्रिमता है और उसका जो ग्लैमर है, तड़क भड़क है, उसके साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। मतलब उनके अंदर कोई भी बनावटीपन नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं जो है उससे समझौता नहीं कर सकता हूँ। ही सेज विद द एम्फेसिस, और ये जो है उन्होंने बहुत ही जोर देकर कही थी ये बात, ठीक है। अवॉर्ड एंड
रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। पुरस्कार और सम्मान तेजी से और भारी गिनती में प्राप्त हुए। यानी ये फिल्म 2 ही बनाई थी, लेकिन जो है इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, है ना, बहुत सारे प्राइज़ मिले और सम्मान मिले एकदम बहुत जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। अब ये जो बिस्मिल्लाह खान थे ये पहले भारतीय बने जो यूएसए के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रेजेंटेशन के लिए क्या किया गया, इनवाइट किया गया इनको, यानी परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया। लिंकन सेंटर हॉल में, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में जो है पहले ऐसे भारतीय थे जिनको इनवाइट किया गया था। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मॉन्ट्रियल, इन द कैनीज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर। ऑस्कर ट्रेड फेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित हुए। उसके बाद क्या हुआ, मॉन्ट्रियल की वर्ल्ड एग्जीबिशन में, ठीक है, वर्ल्ड एग्जीबिशन थी मॉन्ट्रियल की, और कैनेज आर्ट फेस्टिवल और द ऑस्कर ट्रेड फेयर में भी इन्होंने क्या किया, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तेहरा मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो क्या हो गए, एक इंटरनेशनल रूप से तो प्रसिद्ध हो ही गए थे, है ना, इंटरनेशनल फेम मिल गया उनको। उसके बाद क्या हुआ, तेहरान में एक जो है हॉल बनाया गया इनके नाम से, और जिसका नाम क्या रख दिया गया, तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उसका नाम रख दिया गया। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। और इनको क्या क्या मिला, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्रदान किए गए। कन्फर मीन्स प्रदान करना। ये हमारे यहाँ के बहुत ही सम्मानित अवार्ड हैं जो हमारे यहाँ के नागरिकों को, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको दिए जाते हैं। तो ये सारे अवार्ड जो है उनको मिले थे। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। अब 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। अब उन्होंने क्या किया, ये जो अवार्ड उनको मिला उसको अपने चेस्ट से लगाकर, सीने से लगाते हुए और बड़ी ही खुशी से और अपनी आंखों में एकदम चमक भर के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ बोला। क्या बोला, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि आप अपने बच्चों को संगीत पढ़ाएं। टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। और ये क्या है, ये हमारे हिंदुस्तान की क्या है, एक बहुत ही कीमती परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। अब वो कह रहे हैं कि वेस्ट यानी पश्चिम के लोग भी इसे सीखने के लिए अब तो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब बाहर के लोग आ रहे हैं, तो हमें भी जो है सीखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, his exceedingly fond of Banaras and the Damron, and they remain for him the most wonderful towns of the world। अब वो क्या कह रहे हैं कि संसार भर में कि कहीं की भी यात्रा कर लें, खान साहब जो है ये कहते थे कि मैं चाहे कहीं की भी यात्रा कर लूँ संसार भर में, लेकिन उनको क्या कहते हैं कि ऐसा स्थान
खान साहब ने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा स्थान कहीं नहीं मिला, इतना प्यार किसी स्थान से नहीं है जितना कि बनारस से। और उनका कौन सी जगह थी वो? डुमरोआ, है ना। बनारस और डुमरोआ से अधिक प्यार करते थे वो, उनको वही सबसे अच्छा लगता था और कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। और वो कहीं उन्हें मन ही नहीं लगता था उनका, ठीक है। वो कहते हैं मैं कहीं भी चला रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ही रहूँगा। और मोस्ट वंडरफुल जगह क्या थी? बस यही दोनों जगह थी, बनारस और डुमरोआ, ठीक है ना। वो बहुत ही उन्हें अद्भुत जगह लगती थी दोनों, चाहे संसार की कोई सी भी जगह हो, बस ये जो दो टाउन्स थे बनारस और डुमरोआ, यही बस सबसे अच्छे थे। आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक बार उनका एक शिष्य था, है ना, एक स्टूडेंट था, उसने ये कहा कि एक शहनाई का स्कूल बनाएंगे हम शहनाई सिखाने के लिए, तो आप वहाँ के हेड बन जाइए, ऐसा उसने कहा। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लेसिंग द टेम्पल्स देयर। और उसने कहा कि वो प्रॉमिस किया, उसने वादा किया कि मैं जो है बनारस जैसा वातावरण यहाँ पर भी बिल्कुल क्रिएट कर दूंगा, यहीं पे बना दूंगा, बिल्कुल वहीं के जैसे मंदिर बना दूंगा, है ना, फिर से ऐसा ही कर दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कर दूंगा फिर तो आप आ जाएंगे, ऐसा उसने कहा उनसे। किसने कहा? उनके स्टूडेंट्स ने कहा उनसे कि मैं ना बिल्कुल बनारस जैसा यहाँ बना दूंगा, यहाँ मंदिर बना दूंगा, बिल्कुल ऐसा ही एटमोसफेयर हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ आ जाइए। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो वो कहते हैं कि ये बताओ क्या तुम गंगा नदी को भी यहाँ पे ला सकते हो? चलो मंदिर तो यहाँ बना दोगे, वहाँ के जैसा माहौल कर दोगे, तो गंगा नदी भी आ जाएगी, है ना। उन्होंने ऐसा पूछा उनसे। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see हिंदुस्तान। अब वो कह रहे हैं बाद में ऐसा याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि मैं जब किसी भी अन्य देश में होता हूँ तो मैं भारत को देखने के लिए क्या करता हूँ? यार्निंग यूज होता है मतलब तड़प उठता हूँ, उनकी विशेष इच्छा होती है भारत को देखने की, ठीक है। आगे वो क्या बोलते हैं? वेन इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। अब वो कहते हैं विदेश की तो छोड़ो, आगे क्या बता रहे हैं वो? जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता हूँ, मतलब वो इतना प्यार करते थे। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डमरोआ। अब वो कह रहे हैं जब मैं बनारस में होता हूँ, वाराणसी में होता हूँ, तो मुझे डुमरोआ का जो मठा है, मठा कैसा मठा? छाछ जिसे कहते हैं अपन, बटर मिल्क, है ना, वो छाछ को याद करते हैं वो डुमरोआ की, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का एक विशुद्ध उदाहरण है ना। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रिच कल्चर और हेरिटेज इन इंडिया, ठीक है। आगे क्या है? वन दैट effortlessly accepts that the devout Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, विशुद्ध उदाहरण है। अब ऐसी विसारत जो विरासत है हमारे यहाँ की, जो सहज रूप से स्वीकार कर लेती है क्या कि उसके जैसा एक सच्चा धार्मिक मुसलमान। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया है डेवोट, डेवोट का मतलब होता है एक सच्चा मुसलमान, है ना। एक सच्चा धार्मिक मुसलमान क्या करता है? रोज़ सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में अति सहज रूप से शहनाई बजाता है जाके। तो ये क्या है? ये हमारे यहाँ की एक संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है हमारे यहाँ। उस जो गंगा जमनी तहजीब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देखने को मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का विशुद्ध उदाहरण है, ठीक है। आ गया समझ? आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर है इसका मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर दिया है। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर
वॉचिंग।